तक हम लोगों ने 3 रिएक्शन पढ़ लिया था। रिएक्शन के नाम मुझे जैसा ध्यान आ रहा है हम लोगों ने सॉरी 2 रिएक्शन पढ़े थे। एक का नाम था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और दूसरे का नाम था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। आज की क्लास में हम लोग ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये 4 टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग जो आप डालने वाले दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है, ये तो आप पहले से भी जानते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है आपने ऐड करा ऑक्सीजन को या फिर देयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आप हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करेंगे या ऑक्सीजन को वहां पर ऐड करेंगे। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन पहले आसानी से निकल सकता है। तो आप बताइए कीटोन और एल्डिहाइड में हाइड्रोजन कहां पे प्रेजेंट होता है, कीटोन में कि एल्डिहाइड में? ऑब्वियसली एल्डिहाइड में। तो एल्डिहाइड में चूंकि हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो बड़ी आसानी से वो H को वहां से निकाला जा सकता है और उसकी जगह पर ऑक्सीजन वहां पर ऐड कराया जा सकता है। तो ये जो प्रोसेस है ये एल्डिहाइड्स में बड़ी आसानी से होता है। अगर आप कंपेयर करें किसको, एल्डिहाइड और कीटोन को, तो लॉजिकली ये मैं कह सकता हूं कि अगर कहीं पे RC डबल बॉन्ड O इस पर H ग्रुप लगा हुआ है और कहीं पर RC डबल बॉन्ड O R डैश लगा हुआ है, दोनों में अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो ये बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज करेगा। उल्टा लिखा, हाँ ठीक ही लिखा। और ये थोड़ा रिलेटिवली कम ऑक्सीडाइज करेगा। इसके ज्यादा ऑक्सीडाइज होने का कारण ये है, इसके पास पहला बात, इसके पास प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। C डबल बॉन्ड O, ये इसी को अल्फा कार्बन बोलते हैं और इसके बाद अगर कहीं पे H होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। वेरएज इसके केस में अगर देखा जाए तो यहां पर एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, वेराज यहां पे प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सेकंड बात जो है, जहां पर हाइड्रोजन है वहां पे CH बॉन्ड जो है वो काफी आसानी से टूट सकता है। ये बॉन्ड टूटेगा और वहां पर क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये वीक बॉन्ड होता है, ये आसानी से टूट जाएगा। वेराज इस केस में जो बॉन्ड आपको तोड़ना है वो CC बॉन्ड तोड़ना है। ये बॉन्ड जो है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो इसको तोड़ने में थोड़ी एनर्जी ज्यादा लगती है। एडिशन तो यहां भी होगा पर यहां पर थोड़ी मुश्किल से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो पाएगा। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको जब कभी भी आप रिड्यूस करेंगे तो जब कभी भी आप इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, यहां पर वीक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से काम चल जाएगा। लेकिन जब कभी भी आप इसको ऑक्सीडाइज कर रहे होंगे तो यहां पे आपको क्या लगेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेगा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दोनों ही किस में कन्वर्ट होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ऐसा तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि एल्डिहाइड या कीटोन और फाइनली किस में कन्वर्ट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लिखिए, एल्डिहाइड डिफर फ्रॉम कीटोन, aldehyde differ from ketone in their oxidation reaction. Aldehydes are easily oxidized to oxidation reaction, full stop. Aldehydes are easily oxidized to carboxylic acid containing the same number of carbon atom, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्योंकि जब आप इसको ऑक्सीडाइज करेंगे यहां से H रिमूव होगा और क्या मिल जाएगा आपको, RC डबल बॉन्ड O और यहां पर लग जाएगा OH। तो ये बिना किसी चेंज इन द नंबर ऑफ कार्बन, R जैसा यहां पर था वैसा यहां पर भी है, कार्बन यहां पर एक था यहां पर भी कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन यहां पर चेंज नहीं होता। तो यहां पे चौथा पॉइंट आप और लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन remains same। तो नंबर ऑफ कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी क्या रहता है, सेम रहता है। बिकॉज एल्डिहाइड कंटेन्स वन हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू कार्बोनाइल ग्रुप, वन हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू कार्बोनाइल ग्रुप which can be converted into OH
without involving the cleavage of any other bond. It can be converted to OH without involving the cleavage of any other bond. किसी और बॉन्ड को आपको नहीं तोड़ना है, सिर्फ ये H बॉन्ड टूटेगा और उसके जगह पर क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा. ऐसे भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. डन. हो गया. The aldehydes can be oxidized. The aldehydes can be oxidized to carboxylic acid in presence of 1 2 3 4 करके लिख लीजिएगा. In presence of HNO3, KMNO4, K2Cr2O7. ये तीनों कौन है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो लिखिए, तीनों के बगल में लिख लीजिएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. 5 नंबर लिखिए टॉलेन रिएजेंट, TOLLEN, टॉलेन रिएजेंट. 5 नंबर बोल रहा हूं. चौथा नंबर लिखिए टॉलेन रिएजेंट, TOLLEN, टॉलेन रिएजेंट. नेक्स्ट लिखिए फेलिंग सॉल्यूशन, FEHLING फैलिंग सॉल्यूशन. नेक्स्ट लिखिए बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट BENEDICT बेनेडिक्ट सॉल्यूशन. ये तीनों वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं. तो वीक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस, स्ट्रॉन्ग में तो खैर कर ही देगा, वीक या माइल्ड में भी ये क्या कर सकता है, एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेगा. लेकिन लिखें, अच्छा उसके नीचे आप ये सारी कहानी कर सकते हैं, ये सारी कहानी उसके नीचे आप लिख सकते हैं. और साथ में एक और पॉइंट भी आप यहां ऐड कर सकते हैं कि ये सारी रिएक्शन जो हो रही है वो किनके प्रेजेंस में हो रही है. ये HNO3 के प्रेजेंस में हो सकती है, K2Cr2O7 के प्रेजेंस में हो सकती है, KMNO4 के प्रेजेंस में हो सकती है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के प्रेजेंस में हो सकती है, टॉलेन रिएजेंट के प्रेजेंस में हो सकती है, या फेलिंग सॉल्यूशन के प्रेजेंस में हो सकती है. डन. ये वाला पार्ट आप पूरा उतार सकते हैं. मैंने रिएक्शन ऐसे लिख दी है, पर आप चाहें तो सीधा भी लिख सकते हैं. चूंकि मुझे 2 साइड में लिखना था इसलिए मैंने ऐसे ले लिया है. आप लिख सकते हैं दिस व्हेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला जाए जो भी, तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर लेगा, RCOOH में कन्वर्ट कर लेगा. सिंपली क्या हुआ, CH बॉन्ड टूटा और वहां पर O जाकर क्या हो गया, ऐड हो गया. और ऑक्सीजन का ऐड होना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है. नेक्स्ट, अनलाइक, अभी देख लेते हैं. देख लिया क्या ये वाला, नहीं देखेंगे. कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटना है ना, तो इधर से भी टूट सकता है, इधर से भी टूट सकता है. अगर इधर से टूटा तो कार्बन अलग हो गया ना एक, तो टूटेंगे ना, कार्बन कार्बन टूटना है. अब ये तो यहां से टूटे नहीं तो यहां से टूटे, इधर से टूटेगा तो अलग कहानी है, इधर से टूटेगा तो अलग कहानी, इधर से टूटेगा तो फिर उस हिसाब से इधर चलेगा, इधर से टूटेगा तो इस हिसाब से इधर चलेगा. पर टूटा मतलब ही है कि वहां पर नंबर ऑफ कार्बन कम हो गए. तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाएंगे, कुछ कम हो जाएंगे जो ओरिजिनल कीटोन से. 2 भाग में टूटेगा तो ऑब्वियसली कम होंगे, इसमें तो कॉमन सेंस है. नेक्स्ट, अनलाइक एल्डिहाइड ketones do not contain H atom attached to carbonyl group. Unlike aldehyde, ketones do not contain H atom attached to carbonyl group. तो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कोई भी H atom attached नहीं है. Hence they cannot be oxidized by weak oxidizing agent. Hence they cannot be oxidized by weak oxidizing agent. तो weak oxidizing agent से आप कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते. कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और जिसमें क्या क्या आ सकता है, HNO3, एसिडिफाइड K2Cr2O7 एंड एसिडिफाइड KMNO4.
याद रखिएगा ये दोनों इन प्रेजेंस ऑफ एसिड होना चाहिए, ये दोनों एसिडिक होना चाहिए। वैसे बेसिक KMnO4 भी कई बार हम लोग यूज करते हैं और बेसिक K2Cr2O7 भी यूज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कि आपको क्या कराना है। पर ऑक्सीडेशन पर्पस के लिए व्हाट वी यूज इज एसिडिक KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7। ठीक है, तो लिख लें these are generally oxidized by strong oxidizing agent such as HNO3, acidified KMnO4 and acidified K2Cr2O7 at high temperature. HNO3, K2Cr2O7 acidified and acidified KMnO4 at high temperature. Full stop. The oxidation of ketone involves carbon-carbon bond cleavage. The oxidation of ketone involves कार्बन-कार्बन बॉन्ड क्लीवेज। कार्बन और कार्बन की बॉन्ड क्लीवेज यहां पर इन्वॉल्व होती हैं। The oxidation of ketone involves carbon-carbon bond cleavage, due to which the product is mixture of carboxylic acid. The product is the mixture of carboxylic acid, mixture of carboxylic acid होगा क्या? अब अगर ये बॉन्ड टूट रहा है तो यहां पे बनेगा R C डबल बॉन्ड O OH, और अगर ये बॉन्ड टूट रहा है तो बनेगा R डैश C डबल बॉन्ड O OH। नंबर ऑफ कार्बन इज नॉट गोइंग टू बी रिमेन सेम, नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, डन। तो ये लिख लें, उसके नीचे ऐसा पॉइंट वाइज करके यहाँ पे चौथा और पांचवा पॉइंट भी लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन do not remain same, नंबर ऑफ कार्बन सेम नहीं होंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ही होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से मैंने बताया है? HNO3, acidified KMnO4 and acidified K2Cr2O7। तो ये इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। एक एग्जांपल लिख लें। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसको आपने K2Cr2O7 हीट और साथ में आपने H प्लस दे रखा है, प्रोडक्ट बनाना है। तो यहां पे दो केस बनेंगे, केस 1 केस 2। इसको मैं फर्स्ट कार्बन मानूं, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, तो पहली बार मैं बोल रहा हूं कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में बॉन्ड क्लीवेज होगा, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस दूसरी साइड पे मुझे मिलेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। एक तो ये मुझे मिलेगा। सेकेंड, जब मैं बोल रहा हूं कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में बॉन्ड क्लीवेज होगा, मुझे मिलेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, और साथ में और क्या मिलेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O OH। सेम ही प्रोडक्ट मिला या अलग अलग प्रोडक्ट मिला? कौन सा पाई बॉन्ड? ये इसके लिए तो मेरे को चाहिए सिस्टम में
कोई न्यूक्लियोफाइल, पर आप तो न्यूक्लियोफाइल नहीं ले रहे ना, आप तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए हुए। न्यूक्लियोफाइल होता तो फिर ये डेल प्लस होता, डेल माइनस होता, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता और फिर आगे की कहानी बढ़ जाती, फिर अल्कोहल बन जाता, तो वो रिडक्शन में हो सकता है। पर यहां तो आप रिएजेंट लिए हुए हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो उसको ऑक्सीडाइज ही कर सकता है, तो इसलिए वो उसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर लेता है। ठीक है, एक मिनट हाँ, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बनेगा HC डबल बॉन्ड OH, और ये बॉन्ड टूटेगा तो मिलेगा C डबल बॉन्ड OH, और इधर से मिलेगा साथ में, ये बॉन्ड टूटा, ये कन्वर्ट हो गया और यहाँ OH लग गया। ठीक है, ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ OH लग गया और ये COH में बदल जाएगा। COH में बदलेगा मतलब कार्बन O, एक H तो पहले से लगा था, एक OH बन गया। ठीक है, ये दो प्रकार के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, ये दो प्रकार के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। डन। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता दूं कि ये कैसे हो रहा है। सपोज पहले वाला आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा है, ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो इसमें सिर्फ एक OH लग जाएगा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ये नीचे आ गया। पर यहां पर जो बॉन्ड टूटेगा इस वाले में, ये 2H हटेगा और उन 2H के जगह पर एक डबल बॉन्ड O और एक OH लगेगा, तो ये बन गया, एक तो H रह गया, बाकी के 2H हटे और उसके जगह पे क्या लग गया, C डबल बॉन्ड O और OH, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इस एसिड को क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड। और ये क्या है, ये 3 कार्बन वाला हो गया, यानी ये पेंटानोइक एसिड है, एंड दिस इज प्रोपानोइक एसिड, एंड दिस इज फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम क्या हो सकता है, मिथानोइक एसिड। एक कार्बन है ना, मिथानोइक एसिड। वेराज जब आप C2C3 तोड़ रहे हैं तो जिसमें पहले से C डबल बॉन्ड होता उसमें तो सिर्फ OH लग गया, तो ये बन गया एसिटिक एसिड। लेकिन जब ये वाला बॉन्ड टूटा तो ये वाले कार्बन में 2 हाइड्रोजन हटा, 2 हाइड्रोजन हटा तो एक डबल बॉन्ड और एक OH, CH3 तो था ही, C डबल बॉन्ड OH, दोनों ही क्या बन गए, एसिटिक एसिड बन गए। क्लियर। एक और एग्जांपल देता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें आपने डाल रखा है कोई वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्रोडक्ट अगर मैं बोलूं आपको बनाने के लिए तो बनाइए, प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर ये आपको मैंने दे रखा है प्रोडक्ट बनाइए, क्या बनेगा नीचे वाले का। तब तक ये मिटा देता हूं मैं इस तरफ। हो गया। अब देखिए इसकी अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊं तो आप क्या करेंगे, एक बार ये बॉन्ड तोड़ा, ये बॉन्ड तोड़ा तो आपके पास बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां लग गया OH, प्लस यहां पे क्या मिलेगा C डबल बॉन्ड O OH। ये समझ में आएगा। ये दूसरा वाला समझ में आया, जो आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा है यहीं पे क्या लगना है C, एक H तो ऐसे ही रह जाएगा, एक H की जगह डबल बॉन्ड O और एक जगह OH, तो क्या बन गया फॉर्मिक एसिड या फिर मिथानोइक एसिड। क्लियर। डन। अगर मुझे डिस्टिंग्विश करना है, अगर मुझे डिस्टिंग्विश करना है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है वो एल्डिहाइड है, यानी जो रिएक्शन हो रही है उसमें जो आपने रिएक्टेंट लिया हुआ वो एक एल्डिहाइड है कि कीटोन है, तो हाउ यू विल डिफरेंशिएट इट। तो उसका डिफरेंशिएट करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलता है, पर वीक एसिड या माइल्ड, वीक एसिड बोल रहा हूं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों ही एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेता है, पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ एल्डिहाइड को कन्वर्ट करता है पर कीटोन को कन्वर्ट नहीं करता। तो अगर आपको ये चेक करना है कि जो चीज कन्वर्ट हुई है, मतलब वो जो
जिस भी रिएक्टेंट को आप लेकर देख रहे हैं बनाएगा तो सभी कार्बोक्सिलिक एसिड, पर वो कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड था, कीटोन, ये आप कैसे पता करेंगे? आप माइल्ड रिएजेंट के साथ टेस्ट करेंगे। आपने टॉलिन रिएजेंट डाला, आपने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में डाला, आपने फेलिंग रिएजेंट में डाला, इसमें जब आप डालते हैं और वो रिएक्शन करके मुझे एसिड मिल जाए, वो तभी मिलेगा जब वो क्या है, एल्डिहाइड है कि कीटोन? एल्डिहाइड। अरे लिखा है आपने नोट डाल के, एल्डिहाइड ही सिर्फ माइल्ड के साथ रिएक्ट करता है, कीटोन रिएक्ट नहीं करता। तो अगर वो रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका मतलब है जो रिएक्टेंट आपने लिया था वो क्या है, एल्डिहाइड है। अच्छा, खास करके जब आप टॉलिन टेस्ट करते हैं तो एक सिल्वर मिरर टेस्ट आपने सुना होगा नाम, या आपके प्रैक्टिकल्स में भी सिल्वर मिरर टेस्ट करवाया जाता है, आप लेबोरेटरी में वो करते हैं। टॉलिन सॉल्यूशन या टॉलिन रिएजेंट आप लेते हैं, उसके साथ जब आप किसी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे जो आपका टेस्ट ट्यूब का जो बेस है उस बेस में सिल्वर आके डिपॉजिट हो जाता है, और जब आप ऐसे करके ऊपर देखते हैं तो वो पूरा सिल्वर के जैसा चमकता हुआ दिखाई देता है, एंड दैट टेस्ट इज नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। तो अगर कभी आपने कोई रिएक्टेंट लिया, उसमें आपने टॉलिन रिएजेंट डाला, टॉलिन रिएजेंट डालते ही अगर सिल्वर मिरर फॉर्म कर गया तो आप 100% क्या कह सकते हैं, जो रिएजेंट आपने लिया था, जो मतलब जो रिएक्टेंट आपने लिया था वो क्या है, वो एक एल्डिहाइड है। इसी प्रकार से फेलिंग की भी टेस्ट होती है और इसी प्रकार से बेनेडिक्ट की भी टेस्ट होती है। उन तीनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो आप नोट डालकर लिख लें। तो याद रखिएगा, 2-3 बातें हैं, नोट डालकर पॉइंट 1 लिखें। दिस सिल्वर मिरर टेस्ट इज गिवन बाय एल्डिहाइड in presence of Tollens reagent, in presence of Tollens reagent। और टॉलिन रिएजेंट क्या होता है देख लीजिए, AgNH3 होल ट्वाइस, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस दिस इज टॉलिन रिएजेंट, एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। टॉलिन रिएजेंट को क्या बोलते हैं, एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का एमोनिकल सॉल्यूशन। डन। नोट का पॉइंट नंबर 2, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, both aliphatic and aromatic aldehyde is oxidized by toluene reagent, is oxidized by toluene reagent। Done। Point number 3, Felling reagent, Felling reagent is a solution of, Felling reagent is a solution of two substance A and B, two substance A and B, लेकिन type two solutions A and B। Felling reagent is a mixture of two solution A and B, A and B, where solution A is aqueous copper sulfate, aqueous copper sulfate, and solution B is alkaline sodium potassium tartarate, alkaline sodium potassium tartarate, TARATE, tartarate। ये भी क्या करता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पाता है। पर वहां पर एक नोट डाल के इसके नीचे एक नोट डाल के एक बात लिख लीजिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय फेलिंग रिएजेंट। एरोमेटिक एल्डिहाइड समझते हैं ना मैं किसे कह रहा हूं, दिस इज एरोमेटिक एल्डिहाइड, इसे आप क्या कहते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एंड दिस इज एलिफेटिक एल्डिहाइड।
तो टॉलेन रिएजेंट दोनों को रिड्यूस करता है, पर फेलिंग और बेनेडिक्ट सिर्फ इसको तो रिड्यूस करता है पर इसको रिड्यूस नहीं करता। यानी कभी अगर आपको ऐसा भी सवाल पूछ लिया जाए कि एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड में डिफरेंशिएट करना है तो विच रिएजेंट यू विल यूज, टॉलेन तो दोनों ही देगा, पर बेनेडिक्ट या फेलिंग ये तो देगा पर ये नहीं देगा। तो अगर मैं आपको एलिफेटिक और एरोमेटिक के बीच में डिफरेंशिएट करना होगा तो या तो बेनेडिक्ट यूज करेंगे नहीं तो फेलिंग यूज करेंगे, पर टॉलेन तो दोनों ही शो करेंगे, इसलिए टॉलेन से आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि एरोमेटिक एल्डिहाइड है या फिर एलिफेटिक एल्डिहाइड है। एंड द लास्ट, बेनेडिक्ट नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय दिस रिएजेंट, क्या है, फेलिंग रिएजेंट। थर्ड इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, मतलब नेक्स्ट जो आपका पॉइंट होगा दैट इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इज एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ Cu2 plus ion, is an alkaline solution of Cu2 plus ion complexed with citrate ion, ठीक है। और ये भी सेम एलिफेटिक के ऑक्सीडाइज करता है पर एरोमेटिक को ऑक्सीडाइज नहीं करता। तो अगला पॉइंट में आप लिख सकते हैं aromatic aldehydes are not oxidized by Benedict solution. Aromatic aldehydes are not oxidized by Benedict solution, but aliphatic aldehydes are oxidized by it. But aliphatic aldehydes are oxidized by it. हेडिंग डालें रिडक्शन, हेडिंग डालें रिडक्शन। अब देखिए इंट्रोडक्शन सिर्फ रिडक्शन का दे देता हूं। रिडक्शन क्या है? रिडक्शन मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ। तो अब हम लोग क्या कह रहे थे, एल्डिहाइड या कीटोन को जब आप ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड पर जाता है, पर मैंने ऐसा भी बताया होगा कि एल्डिहाइड कीटोन को अगर आप रिड्यूस करेंगे तो वह अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो अल्कोहल में कन्वर्जन करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो लिखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर 3 सब पॉइंट बनाइएगा। पहला क्लीमेंशन रिडक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन, CLEMMENSEN, क्लीमेंशन रिडक्शन, नेम रिएक्शन है क्लीमेंशन रिडक्शन। सेकेंड, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, क्लीमेंशन के नीचे लिखिए वुल्फ किस्नर, WOLFF, वुल्फ किस्नर, KISHNER, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। थर्ड, रिडक्शन विथ HI एंड रेड फॉस्फोरस, रिडक्शन विथ HI एंड रेड फॉस्फोरस। अब रिडक्शन का सेकेंड पॉइंट लिखिए, ये 3 इसके सब पॉइंट हो गए। रिडक्शन का सेकेंड पॉइंट, रिडक्शन टू एल्कोहल, रिडक्शन टू एल्कोहल। उसके अंदर 2 सब पॉइंट बनाइए, कैटालाइटिक रिडक्शन, दूसरा केमिकल रिडक्शन, कैटालाइटिक रिडक्शन, दूसरा केमिकल रिडक्शन। एंड लास्ट जो कि तीसरा पॉइंट है रिडक्शन के अंदर, मर्विन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन। मर्विन MEERWEIN, मर्विन पॉन्ड्रॉफ PONNDORF, पॉन्ड्रॉफ वर्ली VERLEY, वर्ली रिडक्शन। तो कुल मिला के रिडक्शन रिएक्शन में आपको कितने सारे रिडक्शन पढ़ने, क्लीमेंशन रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ HI फास्फोरस, रेड फास्फोरस, रिडक्शन टू अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ फिजिकल रिडक्शन एंड केमिकल रिडक्शन, एंड द लास्ट इज मर्विन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन। ये रिडक्शन पढ़ेंगे, देन आगे की चीजें अगले क्लास में पढ़ेंगे और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड अगली ही क्लास में स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में अटेंड करने के लिए।